तो कहानी की शुरुआत में हांगकांग शहर को दिखाया जाता है, जहां सब कुछ नॉर्मल दिन की तरह चल रहा था। लेकिन अचानक भयानक सुनामी आ जाती है और पूरे शहर में पानी भरने लगता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश में इधर उधर भागते हैं, लेकिन पानी की तेज धार उन सबको बहा कर ले जाती है। जो लोग ऊंचाई पर बनी जगहों पर छुप जाते हैं, सिर्फ उन्हीं की जान बच पाती है। और देखते ही देखते हांगकांग की आधी आबादी कुछ घंटे के अंदर ही खत्म हो जाती है। अब 5 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ आशा नाम की लड़की अभी भी सपने में उस बुरे हादसे को देखकर डर जाती है और सुबह होने पर फिर से हिम्मत जुटाकर जिंदगी जीने की कोशिश करती है। वो खंडहर के बीच एक ऊंची बिल्डिंग में रहती है और आसपास फैले मलबे के बीच अपनी जरूरत की चीजें छुपा कर रखती थी, ताकि किसी को पता न चले कि वो यहाँ छुपी हुई है। उसने उस अपार्टमेंट के अंदर छुपने के लिए कई जगह बना ली थी, जैसे काउच के अंदर होल करके छुप जाती थी। वो रोज सुबह उठकर छत पर जाती और अपने पीने के लिए साफ पानी भरकर छुपा दिया करती थी। रोज सुबह चाय पीने के बाद वो रेडियो सुना करती थी, पर जैसे ही उसमें रिकॉर्डेड मैसेज बजने लगते कि सरकार ने फला फला जगह पर जरूरतमंदों के लिए शेल्टर खोल रखा है, जहां खाने और कपड़े का इंतजाम है, तो वो स्टेशन बदलकर म्यूजिक सुनने लग जाती थी। आसपास किसी को रेडियो की आवाज सुनाई न दे, इसलिए वो हेडफोन का इस्तेमाल किया करती थी। इसके बाद वो अपने टॉवल में सुबह की ओस को इकट्ठा करके अपने वाटर बॉटल्स में जमा करती थी। वो अक्सर अपने बॉटल्स में मौजूद पानी को नापा करती थी, ताकि उसे मालूम रहे उसके पास कितना पानी बचा है। उसे पानी की बहुत फिक्र होती थी, क्योंकि काफी टाइम से बारिश नहीं हुई थी। सारे काम खत्म करने के बाद वो इंस्टेंट नूडल्स खाया करती थी और खाते वक्त अक्सर उन बेहतरीन होटल्स को याद किया करती थी, जहां वो अपने दोस्तों के साथ टेस्टी खाना खाने जाया करती थी। और बाद में वो अपनी दूरबीन से आसपास के एरिया को देखा करती थी, जिसमें सिर्फ बिल्डिंग्स के ऊपरी भाग देखा करते थे, क्योंकि नीचे का हिस्सा पानी में डूबा हुआ होता था। कभी कभार कुछ बिल्डिंग्स टुकड़े टुकड़े होकर गिरते हुए दिखाई देते थे। वो अक्सर अपने बचे कुछ पड़ोसियों का हालचाल भी लिया करती थी। एक दिन अचानक वो बॉक्स को पानी में तैरते हुए देखती है और दौड़ती हुई दूसरी खिड़की की तरफ जाती है। एक हुकदार डिवाइस की हेल्प से वो किसी तरह बॉक्स को पकड़ लेती है, पर जैसे ही उसे अंदर की तरफ खींचती है, पानी में मौजूद कोई चीज उस बॉक्स को उससे दूर कर देती है और आशा खिड़की के किनारे से टकरा जाती है, जिससे उसके बाजू में चोट लग जाती है। आशा दर्द को इग्नोर करके बॉक्स को दोबारा खींचने की कोशिश करती है। तब वो क्रीचर बॉक्स को छोड़ देता है, जिससे आशा पानी में गिर जाती है। जाते जाते क्रीचर उस पर पानी की बौछार कर देता है। अब आशा बॉक्स खोलती है तो बॉक्स के अंदर भरे हुए कचरों के बीच उसे एक अल्कोहल की बोतल दिखाई देती है। आशा उसे लेकर वापस छत की तरफ जाने लगती है। चलते चलते वो अचानक रुककर गलियारे के दूसरे छोर पर बने दरवाजे को घूरते हुए और अपसेट हो जाती है। छत पर पहुंचने के बाद वो अल्कोहल से अपने जख्मों को साफ करके पट्टी बांध देती है। शाम को उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर देखती है तो उसे 2 बोट दिखाई देती है, जिनमें खतरनाक लुटेरे होते हैं, जो उसके पड़ोसियों पर अटैक कर देते हैं। तभी दूसरी छत पर एक आदमी दिखाई देता है, जो दूरबीन से उसी की बिल्डिंग को देख रहा था। ये देखकर आशा कुछ सेकंड के लिए छुप जाती है। जब वो दोबारा देखती है तो उसे लगता है कि शायद बोट्स उसी की बिल्डिंग की तरफ आ रहे थे। वो जल्दी से नीचे जाकर अपनी सारी चीजों को छुपा देती है और जमीन में कुछ धूल बिखेर देती है, जिससे ऐसा लगे कि वहाँ कोई नहीं रहता है। इसके बाद वो एक पुरानी अलमारी में बने नकली दीवार के पीछे छिप जाती है और खामोशी से देखती रहती है। लुटेरे रूम के अंदर घुसकर खाने पीने की चीजें ढूंढते हैं, पर चारों तरफ देखने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है। और तभी आशा गोली की आवाज सुनकर चौंक जाती है। ये गोली एक लड़के ने चलाई थी, क्योंकि उसे कोई चीज हिलती हुई दिखाई दी थी, जो कि उसकी गलतफहमी थी। उन लोगों के जाने के बाद आशा राहत की सांस लेती है और फिर खुशगवार पलों को याद करके अपना मूड ठीक करती है। इस हादसे से पहले आशा अपनी सौतेली बहन के साथ रहा करती थी। दोनों एक साथ रेस्टोरेंट में खाना खाते और खूब मस्ती करते थे। अगले दिन आशा को एक और बॉक्स तैरता हुआ मिलता है, जिसमें दूसरी चीजों के साथ साथ हनी का भी एक जार मौजूद था, जिसे पाकर वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन तभी उसकी नजर पानी में तैरती हुई एक डेड बॉडी पर पड़ती है और उसकी सारी खुशी छूमंतर हो जाती है। थोड़ी देर बाद आशा अपने काम में बिजी हो जाती है और उसका फायदा उठाकर कोई चुपके से उसके रूम में घुस जाता है और उसके सीक्रेट जगह से उसकी चीजें चुराने लगता है। आशा को कुछ आवाजें सुनाई देती है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो इग्नोर करके सोने की तैयारी करती है। और तभी उसे दोबारा आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो अपना फ्लैश लाइट लेकर चेक करने जाती है, लेकिन इस बार भी उसे कोई नहीं दिखता है। तब वो अपना मुंह धोने लगती है और उसके बाद जानबूझकर साबुन वहीं छोड़ देती है, ताकि चोर को पकड़ सके। और तभी उसे वो लड़की दिख जाती है, जो उसका सामान चुरा रही थी। आशा उसका कंधा पकड़ लेती है, पर तभी वो बच्ची उसे किक मारकर वहाँ से भाग जाती है। वो अपने साथ आशा की कुछ और चीजें
चीजें भी ले जाती है, जिनमें जुगाड़ से बनाया हुआ लैंप भी था। जैसे ही वो नीचे के गलियारे में पहुंचकर डोर खोलने जाती है, उसे आशा के आने की आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से दरवाजा खोलकर भाग जाती है। उस रात आशा सपने में देखती है कि वो अपनी बहन को उसके बर्थडे पर देने के लिए कपड़े खरीद रही है और उसकी बहन खुश होकर उसे अपना बेस्ट फ्रेंड कह रही है और उसके साथ रहने के लिए अपने पेरेंट्स का घर छोड़कर उसके पास आ गई है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि उसके खाने का डब्बा गायब है। तब वो जमीन पर पड़े हुए खाली रैपर्स को फॉलो करती हुई उस जगह पर पहुंच जाती है जहां वो लड़की लैंप के पास सोई हुई थी। उसे बच्ची को नींद से जगाना सही नहीं लगता है, इसलिए वो अपने लिए खाना बनाने चली जाती है। जब लड़की की नींद खुलती है तो वो छुपे हुए कंपार्टमेंट्स ढूंढने लगती है, जहां एक लिफाफे में उसे आशा और उसकी बहन की तस्वीर मिलती है और तभी आशा वहां पहुंच जाती है। उसे देखकर लड़की वहां से भाग जाती है और आशा जल्दी से सारे फोटोज वापस अपनी जगह पर रख देती है। जल्दबाजी में उसे पता ही नहीं चलता कि एक फोटो गलती से जमीन पर गिर गया था। इसके बाद वो दोबारा से नूडल्स बनाती है और उस बच्ची के पास लेकर आती है। ऐसा करते वक्त उसे अपनी बहन की बर्थडे वाली रात याद आती है जब उसके पेरेंट्स ने अपना खानदानी नेकलेस उसकी बहन को गिफ्ट किया था। इस बात से आशा बहुत नाराज हो गई थी क्योंकि पहली बेटी होने के नाते वो हार आशा को मिलना चाहिए था। इस बात पर उन सब में बहस होने लगती थी और आशा गुस्से में घर छोड़कर निकल गई थी। अब सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है जहां आशा को वही हार पहने हुए दिखाया जाता है और वो लड़की नूडल्स खाने से इनकार कर देती है। तब आशा खाने को वहीं छोड़कर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही लड़की सारा खाना खा जाती है और थोड़ी देर बाद वो नोटिस करती है कि आशा उसके लिए एक गद्दा भी छोड़कर गई थी, पर वो उस गद्दे को इस्तेमाल नहीं करती है और अगले दिन सुबह वो सारी चीजें आशा को लौटा देती है जो उसने उसके यहाँ से चुराई थी। नाश्ते में आशा फिर से नूडल्स के 2 हिस्से बनाती है, जिसमें से एक हिस्सा उस लड़की के लिए छोड़कर खुद छत पर जाकर खाने लगती है। थोड़ी देर में वो लड़की भी आ जाती है और आशा की नकल करने लगती है, जिससे दोनों को हंसी आ जाती है और दोनों एक दूसरे से घुल मिल जाती हैं और आशा को उसके पुराने दिन याद आते हैं जब वो ऐसे ही खुश रहा करती थी। शाम को लड़की आशा का दिया हुआ गद्दा यूज करती है और उसी के पास सो जाती है। फिर अचानक वो रोने लगती है और अपने आंसू छिपाने की कोशिश करती है। तब आशा उसे कहती है कि अगर रोने से मन हल्का होता है तो रो लेना चाहिए, जिस पर वो लड़की उसे बताती है कि वो अपने परिवार को मिस करती है और इसलिए वो एक छोटा सा बोट बना रही है ताकि जल्दी अपनी माँ को ढूंढ सके। इसके बाद वो आशा को बताती है कि उसका नाम हे है। रात में आशा को फिर से डरावने सपने आते हैं और सुबह होने पर वो हे को मुंह हाथ धोने के लिए छत पर ले जाती है। हे बाथरूम के दरवाजे से खेलने लगती है, जिससे कुंडी में लगा हुआ टेप निकल जाता है। तब आशा डोर बंद कर देती है, पर गलती से डोर लॉक हो जाता है और वो लोग उसे बाहर से नहीं खोल पाते हैं। ये देखकर आशा अपसेट हो जाती है, पर तभी हे उसे लॉक खोलकर दिखाती है। थोड़ी देर बाद जब आशा नाश्ता बनाने लगती है तो उसे रियलाइज होता है कि उसका नेकलेस गायब है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो झांक कर देखती है तो उसे पता चलता है कि लुटेरे फिर से आ गए थे। वो हे से तब तक चुप रहने को कहती है जब तक लुटेरे चले न जाएं। उनके जाने के बाद आशा हे के बाल संवारने लगती है और तब हे उसे भी अपने साथ चलने को कहती है, जिस पर आशा कहती है कि ये मेरा घर है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती और वैसे भी बाहर जाने लायक कुछ नहीं है। इसके बाद आशा उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरा नेकलेस लिया है, जिसके जवाब में हे ना कहती है और चोरी का इल्जाम लगाने से नाराज होकर भागती हुई दूसरे अपार्टमेंट में चली जाती है। शाम को आशा अकेले ही डिनर करती है और तभी उसे पानी की कमी महसूस होती है और जब वो ढूंढने जाती है तो देखती है कि हे उस पानी को सफाई के काम में ले रही थी। ये देखकर वो फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ वो एक पड़ोसी देश में तूफान के आने की खबर सुनती है और तभी उसकी माँ उससे शादी करके घर बसाने को कहती है, जिस पर उसका अपनी माँ के साथ झगड़ा हो जाता है। उस रात आशा को सबसे ज्यादा बुरे सपने आते हैं और सुबह जब वो उठती है तो उसे पानी में ढेर सारी लाशें तैरती हुई दिखाई देती है। एक पल के लिए आशा हे को अपनी बहन समझ लेती है और उसे बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी का सही इस्तेमाल करना सिखाती है, पर हे को उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है और वो गलियारे के एंड में बंद दरवाजे के बारे में पूछती है, जिस पर आशा कहती है कि उस दरवाजे पर ध्यान मत दो क्योंकि वो रूम बहुत स्मेल करता है। अगर वो दरवाजा खोला गया तो बदबू चारों तरफ फैल जाएगी और हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ आशा एक बार फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ वो टीवी पर न्यूज देख रही होती है, जिसमें बताया जाता है कि सिंगापुर बहुत जल्द बाढ़ से बर्बाद हो जाएगा और तभी उसकी माँ टीवी बंद करते हुए उसे बताती है कि परिवार के सब लोग मिलने वाले हैं, इसलिए तैयार हो जाओ। जिस पर आशा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि आप लोगों ने मुझे कैदी बनाकर रख दिया है। ये कहकर वो घर से निकल जाती है और अब फिर से प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है जहाँ हे
हेई हेई रेडियो पर सरकारी मैसेज सुनती है जिसमें शेल्टर के बारे में बताया जाता है। वो दौड़ती हुई आशा के पास आती है और उससे कहती है कि हमें शेल्टर जाना चाहिए, जिस पर आशा उसे कहती है कि यहाँ से बाहर निकलने में खतरा है और इसी बात पर दोनों में बहस छिड़ जाती है। आखिरकार हेई हेई आशा को गुस्सैली और बदमिजाज कहकर वहाँ से चली जाती है। तब आशा भी उसके पीछे पीछे दूसरे रूम तक आती है और देखती है कि हेई हेई कबाड़ की चीजों को जोड़कर एक बोट बना रही थी। उसके पास एक फ्लेयर गन भी थी। आशा तुरंत उससे गन ले लेती है और तब उसे बताती है कि कुछ समय पहले मैंने भी यहाँ से जाने की कोशिश की थी, लेकिन बाहर के हालात बहुत खराब होने के कारण मुझे वापस आना पड़ा। अब दोनों एक दूसरे से लिपट जाती हैं और तभी आशा को याद आता है कि जब अपने पेरेंट्स से लड़कर आशा घर से निकल गई थी तब उसकी बहन उसे मनाने के लिए आई थी, लेकिन आशा वापस जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि वो उससे मिलती रहेगी। इधर प्रेजेंट में सुबह सुबह बारिश होने लगती है, जिसे देखकर आशा और हेई हेई ढेर सारा पानी जमा करने लगते हैं। काम करते हुए हेई हेई नोटिस करती है कि आशा का नेकलेस जमीन पर गिरा हुआ था और तभी आशा को भी खोई हुई तस्वीर मिल जाती है, जिसे देखकर वो पुरानी यादों में खो जाती है। तब हेई हेई उसे तसल्ली देती है कि एटलीस्ट हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। उस रात आशा जब सोने जाती है तो अपने तकिए के नीचे अपना नेकलेस देखकर हैरान हो जाती है। तब उसे पता चलता है कि हुक टूट जाने के कारण नेकलेस गिर गया था। अब उसे हेई हेई पर शक करने की वजह से बुरा लग रहा था, इसलिए अगली सुबह जागने के बाद वो सारा दिन बोट बनाने में लग जाती है और ये देखकर हेई हेई बहुत खुश होती है। और तभी आशा को फिर से पुरानी यादें घेरने लगती है, जहाँ उसकी बहन उससे कहती है कि मैंने नेकलेस तुम्हारे जैकेट में रख दिया है। और तभी एक जबरदस्त सुनामी आ जाती है, जिससे सड़कों पर चलने वाले लोग डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। अब प्रेजेंट में आशा अपना नेकलेस हेई हेई को गिफ्ट करती है। इसके बाद दोनों वहाँ से निकलने के लिए अपना सामान बोट में रखने लगती हैं। हेई हेई रेडियो सुनती है और गलती से हेडफोन डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिससे म्यूजिक की आवाज चारों तरफ गूंजने लगती है। आशा तुरंत रेडियो बंद कर देती है और तभी उसे फिर से लुटेरों के आने की आहट सुनाई देती है और जल्दी जल्दी दोनों अपनी चीजें छुपाने लगती हैं। इसके बाद आशा हेई हेई को छुपाने के लिए कबर्ड के पीछे वाली नकली दीवार की तरफ भेज देती है और खुद बदबूदार कमरे में छिप जाती है, जहाँ उसे अपना पुराना फैमिली एल्बम मिलता है, क्योंकि ये उसी का अपार्टमेंट था। इधर लुटेरे खिड़की से अंदर घुसते हैं। इस बार वो लोग और खतरनाक तरीके से छानबीन करते हैं और जो भी चीज उनके सामने आती है उसे बर्बाद कर देते हैं, जिसमें बोट भी शामिल थी। उनमें से एक लड़का बदबूदार कमरे में घुसता है और उस गंदी स्मेल से बचने के लिए अपने मुंह पर कपड़ा बांध लेता है। जैसे ही वो कुछ पुरानी बेडशीट्स को उठाकर देखता है तो उसके नीचे उसे आशा के पेरेंट्स की बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो उल्टी कर देता है। उसी वक्त आशा को फिर से वही सीन याद आता है जब सुनामी की लहरें रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलती जा रही थी, जिसमें कुछ ही सेकंड्स के अंदर सैकड़ों लोग मारे गए थे। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहा था। आशा भी अपनी बहन को साथ लेकर एक बिल्डिंग की सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है, पर जल्दी ही बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं। अब प्रेजेंट में लुटेरे खाने पीने की सारी चीजें ले लेते हैं और आशा की तस्वीर को घूरने लगते हैं। अचानक एक लड़के की नजर अलमारी पर पड़ती है और उसे कुछ शक होता है, जिसे देखकर बाकी लुटेरे अलमारी खिसकाने में उसकी हेल्प करते हैं और इस तरह हेई हेई उनके हाथ लग जाती है। उधर बदबूदार रूम में छुपी आशा इन आवाजों को सुनकर एक बार फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त उसकी बहन लड़खड़ा कर गिर जाती है और भीड़ में कुचल जाती है। आशा इतनी डरी हुई थी कि भागते हुए वो नोटिस नहीं कर पाती है कि उसकी बहन वहाँ से गायब थी। इस प्रेजेंट में डरी हुई हेई हेई लुटेरों को बता देती है कि आशा कहाँ छुपी हुई है और लुटेरे उसे ढूंढकर बेहोश कर देते हैं। जब आशा को होश आता है तो वो रस्सियों से बंधी हुई होती है और एक लुटेरा उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, पर तभी उसका बॉस उसे बुला लेता है। थोड़ी देर बाद लुटेरे सारी चीजों के साथ हेई हेई को भी बोट पर चढ़ा लेते हैं। इसके बाद वो लोग आशा को भी घसीट कर बाहर लाते हैं, जहाँ हेई हेई को देखते ही आशा को अपनी बहन की याद आती है और वो फैसला करती है कि वो पिछली बार की तरह दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। इस ख्याल के आते ही वो एक झटके से रस्सी को खींचती है, जिसके जवाब में लुटेरे भी रस्सी को जोर का झटका देते हैं, जिससे आशा पानी में गिर जाती है, जहाँ उसे एक टूटा हुआ सीढ़ी मिल जाता है, जिसे उठाकर वो लुटेरे पर अटैक कर देती है। इस पर लुटेरे को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पानी में डुबोने की कोशिश करता है और थोड़ी स्ट्रगल के बाद आशा अपने पॉकेट से फ्लेयर गन निकालकर उसे शूट कर देती है। गोली की आवाज सुनकर सारे लुटेरे वापस बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें आशा कहीं दिखाई नहीं देती। तब वो लोग उसे अलग अलग ढूंढने लगते हैं। इतने में एक बड़े लड़के को आशा के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो उस तरफ देखने जाता है, लेकिन ये आशा की चाल थी जो उसे रस्सी से फंसा कर गिरा देती है। उसके बाद एक गिटार से मार मार कर उसकी जान ले लेती है। इसके बाद वो
वो एक चाकू उठाती है और दूसरे रूम में जाकर रेडियो ऑन कर देती है। रेडियो की आवाज सुनकर एक और लुटेरा वहाँ पहुँच जाता है, जिसे देखते ही आशा पीछे से जंप मारकर उसकी पीठ में चाकू घोंप देती है। लेकिन तभी वो बंदा पलटकर फाइट करने लगता है और आशा को गद्दे पर गिराकर उसका गला घोंटने की कोशिश करता है, पर आशा किसी तरह उसकी पीठ से चाकू निकाल लेती है और उसे तब तक घोंपती रहती है जब तक वो मर नहीं जाता। इस बीच एक फीमेल लुटेरी शोर सुनकर वहाँ आ जाती है और एक कैन में आग जलते देखती है। आशा अचानक उसके ऊपर तेल छिड़क कर उसे एक कमरे में धकेल देती है। इसके बाद उसे आग लगाकर रूम का डोर लॉक कर देती है ताकि वो उसके अंदर चलती रहे। उसके चीखने की आवाज लीडर के कानों में पड़ती है और वो उसी डायरेक्शन में जाता है, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है तभी आशा चाकू घोंपने के लिए उस पर जंप कर देती है और दोनों के बीच तगड़ी फाइट होने लगती है, जिसमें लीडर कई बार आशा को हिट करता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है। आशा भी खुद को छुड़ाने के लिए भरपूर कोशिश करती है और किसी तरह हाथ बढ़ाकर ट्यूबलाइट उठा लेती है, जिससे पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है और वो अंधेरे में ही लीडर को ट्यूबलाइट से हिट करके मार डालती है। इसके बाद जैसे ही वो अपना फ्लैशलाइट जलाती है, उसके सामने एक और लड़का खड़ा दिखाई देता है जो दनादन गोलियां चलाने लगता है। ये देखकर आशा तुरंत छत की तरफ भागती है। लड़का भी उसके पीछे जाता है और जैसे ही वो अंदर घुसता है, आशा जल्दी से बाहर निकलकर दरवाजा लॉक कर देती है, जिससे वो छत में फंस जाता है। तब वो लड़का मासूम सी आवाज बनाकर उससे डोर खोलने की रिक्वेस्ट करता है। आशा को उस पर दया आ जाती है और वो डोर खोलने ही वाली होती है कि तभी लड़का गोली चलाने लगता है। तब आशा उसे उसके हाल पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब सिर्फ एक ही लुटेरा बचा था जो इस वक्त बोट में यही पर नजर रखे हुए था। अब आशा खिड़की पर जाती है और अपने हुकदार डिवाइस से उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और पानी में हलचल सुनकर लुटेरा चेक करने लगता है, जिससे मौका पाकर हे उसे धक्का देकर पानी में गिरा देती है। इस पर वो भी उसे खींचकर पानी में गिरा देता है। ये देखकर आशा हे को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। इस बीच वो बंदा पानी के ऊपर आ जाता है, लेकिन तभी एक समुद्री जानवर उसे खा जाता है। कुछ देर बाद वो दोनों भी पानी में दिखाई देती हैं और तैरते हुए सही सलामत बोट में चढ़ जाती हैं और शेल्टर की तरफ चलने लगती हैं। अब उन्हें इस बात की खुशी थी कि लुटेरों ने जो भी कुछ खाने पीने की चीजें बोट में रखी थी वो उन्हें उनकी